तो आपका स्वागत है आज की कहानी में। तो आज जो कहानी है हमारे पास वो है पोस्ट मास्टर, लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो आज 7 मई है और 7 मई को ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस भी है और आज इनका 159वां 159th तो जयंती है। और तो आइए इनके बारे में थोड़ा कुछ बातचीत करते हैं। तो इनका जो जन्म था वो 7 मई 1861 को हुआ था। जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार और विचारक भी थे। तो उनकी रचनाओं में से जो उपन्यास हैं गोरा, घरे बाइरे, चोखरे बाली, नष्ट नीड़, योगायोग, कहानी के संग्रहों में गल्पगुच्छ, संस्मरणों में जीवन स्मृति, छेले बेला, रूस के पत्र, कविताओं में गीतांजलि, सोनारतरी, भानुसी ठाकुरेर, पदावली, मानसी, गीतिमाल्य, वालका और नाटकों में रक्तकरवी, विसर्जन, डाकघर, राजा वाल्मीकि प्रतिभा, अचलायतन, मुक्तधारा शामिल है। तो और ये पहले एक गैर यूरोपियन थे, नॉन यूरोपियन थे, जिनको 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वो ऐसे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान भी बनी है। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनर बांग्ला, ये उनकी रचना है। और इसमें एक और देश का राष्ट्रगान भी है। और ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि 1938 में लिखा एक बंगाली गाना जिसे सिन्हालीज में ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेशन के बाद वो जो गाना था वो श्रीलंका का राष्ट्रगान बना। तो अगर देखा जाए तो 3 देशों का राष्ट्रगान हमारे यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिए हैं, उनकी ही रचनाओं में से लिए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी हमारी पोस्ट मास्टर, उनकी एक रचना है और सुनते हैं ये कैसी कहानी है। पोस्ट मास्टर। काम शुरू करते ही पहले पहल पोस्ट मास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा। गांव बहुत साधारण था। गांव के पास ही एक नील कोठी थी, इसलिए कोठी के स्वामी ने बहुत कोशिश करके ये नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्ट मास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है ना, वही दशा इस बड़े गांव में आकर इन पोस्ट मास्टर की हुई थी। एक अंधेरी आठचला में उनका ऑफिस था। पास ही काई से घिरा एक तालाब था जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमस्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे उन्हें अक्सर फुर्सत ही नहीं रहती थी, न वे शिष्ट जनों से मिलने जुलने के योग्य ही थे। खास तौर से कलकत्ता के बाबू ठीक तरह से मिलना जुलना नहीं जानते। नई जगह में पहुंचकर वे या तो उदात्त हो जाते हैं या अप्रतिभ, इसलिए स्थानीय लोगों से उनका मेल जोल नहीं हो पाता। इधर काम भी ज्यादा नहीं था। कभी कभी एक आध कविता लिखने की कोशिश करते, उनमें से इस प्रकार भाव व्यक्त करते कि दिन भर तरु पल्लवों का कंपन और आकाश के बादलों को देखते देखते जीवन बड़े सुख से कट जाता है। पोस्ट मास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों से बनाकर खाना पड़ता था और गांव की एक मात्र पितृहीन यानी कि अनाथ बालिका इनका काम काज कर देती थी। उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। लड़की का नाम था रतन। उम्र होगी कोई 12-13 साल। उसके विवाह का कोई विशेष संभावना नहीं दिखाई देती थी। तो शाम को जब गौशाला से एक कुंडला कर धुआं उठता तो झाड़ियों में झुंगूर बोलते दूर के गांव में पियक्कड़ बौलों का दल ढोल कर ताल बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देता। जब अंदर बरामदे में अकेले बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय से इशरत हंकंप होने लगता, तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्ट मास्टर आवाज लगाते, रतन। रतन दरवाजे पर ही बैठी इस आवाज की प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन पहली आवाज पर ही वो अंदर ना आती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्ट मास्टर कहते, अरे तू क्या कर रही है? बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूं रसोई घर में। अरे तेरा रसोई का काम पीछे हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ में हुक्का लेकर पोस्ट मास्टर चट से बोलते, अच्छा रतन,
तुझे अपनी माँ की याद आती है? बड़ी लंबी बातें हैं, बहुत सी याद है, बहुत सी याद नहीं भी है। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से दो एक शामों की याद अभी भी उसके मन में चित्र के समान अंकित थी। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्ट मास्टर के पास वो जमीन पर बैठ जाता। उसे ध्यान आता उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेला खेलते थे। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इस बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बातें करते करते कभी कभी काफी रात हो जाती। तब आलम के मारे पोस्ट मास्टर को खाना बनाने की इच्छा नहीं होती थी। तो सवेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों का रात्रि भोजन का काम चल जाता। कभी कभी शाम को वो बहुत आठचला के कोने में ऑफिस के काठ की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्ट मास्टर भी अपने घर की बात चलाते। छोटे भाई की बात, माँ और दीदी की बात, प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता उनकी बात, जो बात उनके मन में बार बार उदय होती रहती थी, पर जो नील कोठी के गुमस्तों के सामने किसी भी तरह की नहीं उठाई जा सकती थी। उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल संकोच न उठता। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान खुद भी माँ, दादी, दीदी कहने लगती। यहां तक कि अपने नन्हे से हृदय हयपट पर उसने उन्हीं काल्पनिक मूर्ति की चित्रित भी कर ली। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छट गए थे। हल्का सा ताप लिए सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़ पौधे से एक प्रकार की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो कलाम धरती पर उस निश्वास अंगों को छू रहा हो और न जाने कहां का एक हठी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यंत करुण स्वर में अपनी नालिश दुहरा रहा था। उस दिन पोस्ट मास्टर के हाथ खाली थे। वर्षों के धुले लहलहाते चिकने मृदुल तरु पल्लव में धूप में चमकते पराजित वर्षा में भ्रग्र विशिष्ट रूपांतर बादल सचमुच देखने योग्य थे। पोस्ट मास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते कि इस समय यदि कोई आत्मित अपने पास होता, हृदय के साथ एकांत संग्रह कोई स्नेह की प्रतिमा, मानव मूर्ति। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वो पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो और मानो उस निर्जन में तरु छाया में डूबी दोपहर के पल्लव मरमर का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। न तो कोई विश्वास कर सकता था, न जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उस सब पोस्ट मास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों के गंभीर सुनसान दोपहर में इस प्रकार के भाव उदय होते रहते। पोस्ट मास्टर ने एक दीर्घ निश्वास लिया और फिर आवाज लगाई, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज सुनते ही तुरंत दौड़ पड़ी और बोली, भैया जी बुलाए? पोस्ट मास्टर ने कहा, अरे मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा आ, बड़ा आ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए। सावन का महीना था। लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब में पानी भर गए थे। रात दिन मेढक की टर टर की आवाज, वर्षा की आवाज। गांव के रास्तों में चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। हाट के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता था। एक दिन सवेरे ही बादल खूब घेरे हुए थे। पोस्ट मास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथा समय उसकी बुलबुलाहट ना हुई तो खुद किताबों का थैला लिए धीरे से घर के भीतर आई। देखा पोस्ट मास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। ये सोचकर वो आराम कर रहे हैं, वो चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा, रतन। झपट कर लौट कर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे? पोस्ट मास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर तो देखो। घोर वर्षा का समय, प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है।
तप्त ललाट पर शंख की चूड़ियां पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोगी की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी, और प्रवासी के मन में यह अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही, उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वो जाकर बैग को बुला लाई, यथा समय गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम हुआ? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जी जब रोग शैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया, अब और नहीं, जैसे भी हो अब यहां से बदली करानी चाहिए। अपनी अवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी। रोगी की सेवा में छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया। लेकिन अब जब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी, वो बीच बीच में झांक कर देखती। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वो अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाए, इसकी उसे आकांक्षा थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी ने मुझे बुलाया? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। कहां चले जाओगे? घर जाऊंगा। फिर कब लौटेंगे? अब नहीं लौटूंगा। रतन ने कोई और बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी, पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसलिए वो इस्तीफा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। दिया टिमटिमाता रहा और घर के चीर छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप करता टपकता रहा। बड़ी देर बाद इतने धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई रतन। पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रह कर तरह तरह की आकांक्षाएं उठ रही थी। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, अरे ये कैसे हो सकता है? किन कारणों से यह बात संभव न थी, बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। रात भर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। ये कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वो ताजे पानी से ही स्नान करते थे और ना जाने क्यों बालिका ने ये नहीं पूछ सकी कि वे सवेरे किस समय जाएंगे। बाद में कहीं तड़के ही जरूरत ना पड़ जाए, ये सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन चुपचाप भीतर प्रवेश करती है और अपने आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखती है। तो मालिक ने कहा, रतन मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा, वे मेरी ही तरह तुम्हारी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयार्द हृदय से निकली थी, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है? रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वो सहन न कर पाई। उसका हृदय एक आग उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए
ही वो एकदम अवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया, उसे सारा 4 सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर बोले, रतन, तुझे मैं कुछ भी नहीं दे सकता, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूं। इससे कुछ दिनों तक तेरा इंतजाम हो जाएगा, काम चलेगा। तनख्वाह में जो रुपए मिले थे उनमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपए जेब से निकाले। ये देखकर रतन धूल में लौटकर उनके पैरों से लिपट गई और कहा, भैया जी, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूं, मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो ये कहते कहते वहां से भाग गई। तो भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुली के सिर पर नीली सफेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी की छलछलाती अश्रुधारा के सामान चारों ओर छलछल करने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे और एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बहुत अव्यक्त मार्ग व्यथा प्रकट करने लग गया। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट आए और जगत की गोद से वंचित उस सनातनी को साथ ले जाए, लेकिन तब तक बाल में हवा भर गई थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे शमशान दिखाई दे रहा था। जीवन में ना जाने कितना ही वियोग है, कितना मरण है, लौटने के क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वो उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की सी आशा थी कि हो सकता है भैया जी लौट आए। आशा के इसी बंधन में बंधी वो किसी भी तरह से दूर नहीं जा पा रही थी। तो ये थी कहानी पोस्टमास्टर, लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आज की ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी कि कैसे एक पोस्टमास्टर दूर दराज के गांव में जाते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं और उनका वहां मन नहीं लगता है, और एक अनाथ बच्ची को अपने पास रखते हैं, उसे पढ़ना सिखाते हैं, उसे कुछ खाना मिल जाता है, उसका कोई देखभाल करता है। साथ ही वो बच्ची हमेशा चाहती है कि उसका कोई अपना हो, राइट। वो उस पोस्टमास्टर से एकदम अपने जैसा दिल लगा बैठती है। वो चाहती है कि वो उसको अपने साथ घर ले जाए, उनके साथ घर में रहे, वो अपने परिवार को उनके परिवार के साथ जोड़कर देखती थी। तो ये थी आज की कहानी पोस्टमास्टर। आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और भी इस तरह की कहानियां मैं लाता रहता हूं और हर रोज कहानियां पढ़ता हूं। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो मुझे भेजिए, मैं वो कहानी आपके लिए नरेट करूंगा। अगर आप किसी भी तरीके से कहानी नहीं सुन पाए या नहीं तो बीच में कुछ हो गया हो टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो आप दोबारा फेसबुक पर जाकर सुन सकते हैं, या यूट्यूब पर मैं कहानियां डाल देता हूं, तो आप यूट्यूब पर जाकर ये कहानियां सुन सकते हैं। लाइव स्टोरी टेलर या रजनीश शर्मा स्टोरीज टाइप करें, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा लाइव स्टोरी टेलर का, और आप जाएं और ये कहानियां वापस वहाँ जाकर सुने। और जाते जाते अगर आप फेसबुक पर से सुन रहे हैं तो हमें एक लाइक करें मेरे पेज को, और यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई मैं नया अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी।